पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कशिश जो कि ओबरॉय विला में सोफे पर मजे के साथ बैठा हुआ था, काव्या को देखते हुए कहा, तुम इतनी खुश क्यों हो? काव्या अजीब नजरों से कशिश को देखते हुए बोली, सगाई हो रही है यहाँ, खुशी का माहौल है, कोई मातम नहीं जो बैठकर आंसू बहाऊंगी। तुम भी अजीब इंसान हो। कशिश काव्या को घूरकर बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अजीब आदमी हूँ? काव्या भी कशिश को घूरते हुए बोली, क्योंकि आप बकवास कर रहे हो। कशिश नाटक करते हुए अपना सिर पकड़कर बोला, आह, मेरा सिर दर्द कर रहा है। काव्या परेशान होते हुए बोली, इसीलिए कहती हूँ ज्यादा बकवास मत किया कीजिए, देखो सिर में दर्द होना शुरू हो गया ना। सम्राट उन दोनों के पास आकर काव्या से बोला, क्या हुआ काव्या, तुम्हारा पति इतना चिल्ला क्यों रहा है? कशिश सम्राट की बात पर बोला, डॉक्टर ने कहा था कि मुझे खून की कमी हो गई है। सम्राट कशिश की बात सुनकर बोला, पूरे ओबरॉय परिवार और मेरी बहन का खून पीकर भी तुम्हारा खून नहीं बढ़ा, जो तुम्हें और खून की जरूरत है। कशिश सम्राट को घूरते हुए बोला, अभी तो मेरा खून पीना बाकी है तुम्हारा। अमृत आते हुए कशिश से बोला, तो फिर ये ख्याल तो भूल ही जाओ तुम, क्योंकि तुमसे ये सब नहीं होने वाला। काव्या उन लोगों के बीच में आते हुए बोली, बस कीजिए, आप लोग तो ऐसे झगड़ा हो रहे हो जैसे जन्मजात दुश्मन हो। सम्राट काव्या की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे पांव तो ठीक है ना, तो तुम यहाँ पर क्यों बैठी हुई हो, जाकर अपनी भाभी की मदद करो। कशिश काव्या के हाथ को पकड़कर सम्राट से अकड़कर बोला, नहीं जाएगी मेरी बीवी, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। सम्राट कशिश से काव्या के हाथ को छुड़ाकर कशिश को घूरते हुए बोला, मेरी बहन जाएगी, चुपचाप बैठे रहो वरना दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। कशिश घूरकर सम्राट की तरफ देखता है। अमृत उन दोनों की तरफ देखते हुए गहरी सांस ले काव्या से कहता है, तुम जाओ। काव्या कशिश और सम्राट की तरफ देखकर गहरी सांस लेती है और सोना की तरफ चली जाती है। सम्राट कशिश के बगल में बैठते हुए अपनी बाहें कशिश के गले में डालते हुए बोला, अपनी शक्ल देखी है तुमने? कशिश तिरछी नजर से सम्राट को देखते हुए बोला, क्यों, तुमने अपनी शक्ल नहीं देखी है क्या? अमृत कशिश के दूसरी तरफ आकर बैठते हुए बोला, ओबरॉय विला में हो कहीं, किसी कमरे में ले जाकर तुम्हें अच्छे से धोना दे हम दोनों। कशिश सम्राट और अमृत को बारी बारी देखने के बाद बोला, मुझे पता नहीं था ओबरॉय परिवार के लोग धोबी वाला काम भी करते हैं। मेरे घर की काफी सारे कपड़े गंदे पड़े हुए हैं, मैं लाकर तुम लोगों को दे दूंगा। सम्राट कशिश को घूर कर बोला, तुम्हारी जुबान छुरी जैसी चलती है। कशिश अपना सिर हिलाते हुए बोला, जैसे को तैसा। अमृत कशिश की बात पर बोला, वैसे तुम्हारे चाचा जी और चाची नहीं आए? कशिश तिरछी नजर से अमृत को देखते हुए बोला, आ रहे हैं। अमृत कशिश की बात पर कुछ सोचता है और सम्राट की तरफ देखते हुए कहता है, मैं आ रहा हूं। सम्राट अमृत की बात पर कंफ्यूज होते हुए बोला, तुम कहां जा रहे हो? अमृत गहरी सांस लेकर बोला, वैशाली के पास जा रहा हूं। सम्राट अमृत के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखते हुए अपना सिर हिला देता है, तो अमृत वैशाली की तरफ चला जाता है। कशिश सम्राट को घूरते हुए बोला, अब अपना ये गंदा सा हाथ मेरे गले से हटाओगे या फिर चिपकने का इरादा है? सम्राट कशिश को दूर करते हुए बोला, छी, तुमसे कौन चिपकेगा, गटर की बदबू आती है तुमसे। कशिश सम्राट को घूरते हुए बोला, लड़कियों में ही दिलचस्प है मुझे, लड़कों में नहीं, और अगर लड़कों में होता भी ना तो भी तुम्हें तो छूता नहीं मैं। सम्राट कशिश को घूरते हुए बोला, जैसे मैं मर रहा हूं तुम्हारे साथ सोने के लिए, बदबूदार आदमी। इतना कहकर सम्राट कशिश के बगल से उठकर सोना की तरफ चला जाता है। कशिश अपने दांत पीसते हुए बोला, पता नहीं क्या सोचकर इसकी बहन से मैंने शादी कर ली, पागल हो गया था मैं। इतना कहते हुए कशिश वहीं बैठकर मुंह बनाने लगता है। इधर विक्रम और विप्लव एक साथ आरू के पास पहुंचते हैं। आरू की नजर जब विक्रम पर जाती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वही विप्लव आरू की तरफ देखते हुए बोला, हे चश्मिश, तुम आज काफी सुंदर लग रही हो। आरू, जो कि विक्रम को देखकर घबराहट में मरी जा रही थी, विप्लव की आवाज सुनकर फीकी मुस्कान के साथ बोली, थैंक यू। विप्लव आरू के हाथ को पकड़कर बोला, चलो साथ में डांस करते हैं। विक्रम विप्लव के हाथ को पकड़कर बोला, तुम मेरी गर्लफ्रेंड के हाथ को इस तरीके से नहीं पकड़ सकते। विप्लव आंखें बड़ी करके विक्रम को देखते हुए बोला, 28 साल के सिंगलपंती के कारण आपके दिमाग का फ्यूज उड़ गया है क्या, जो चश्मिश को अपनी गर्लफ्रेंड कह रहे हो? विक्रम विप्लव के हाथ को छोड़कर आरू के हाथ को पकड़ते हुए बोला, क्यूटी चश्मिश, बताओ जरा अपने क्लासमेट को हम दोनों रिलेशनशिप में हैं या फिर नहीं? विप्लव आरू तरफ देखते हुए बोला, चश्मिश तुम बताओ, क्या ये जो कह रहे हैं वो सच है? आरू इधर उधर देखने लगती है। रिया आरू के पास आकर उसके हाथ को पकड़कर बोली, चश्मिश चलो मैं तुम्हें बाकी लोगों से मिलवाती हूँ। विप्लव रिया के हाथ को पकड़कर बोला, मोटी
रुक, यहाँ पर सीरियस मैटर चल रहा है। रिया कंफ्यूज होते हुए बोली, कैसा सीरियस मैटर? विक्रम आरू के हाथ को पकड़कर रिया से बोला, क्यूटी चश्मिश और मैं रिलेशनशिप में हैं, जिस कारण तुम्हारे इस वापी को सदमा पड़ा है। रिया हैरानी से आरू और विक्रम की तरफ देखने लगती है। रिया आरू के पास जाकर बोली, चश्मिश, ये हो क्या रहा है? तुम कुछ बोलोगी या फिर यूं ही इसके बगल में खड़ी रहोगी? विक्रम विप्लव की तरफ देखते हुए बोला, मैं जिस लड़की की बात कर रहा था वो यही है। अगर तुम्हें रोना है तो जाकर अपने कमरे में रो सकते हो, खुशियों के माहौल को मातम में मत बदलो। विप्लव विक्रम को घूर कर बोला, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो रोना शुरू कर दे, और ये तो पहले से ही मुझे लाइक नहीं करती। विक्रम आरू की तरफ देखते हुए बोला, सच में तुम वापी को लाइक नहीं करती? आरू हैरानी से विक्रम की तरफ देखते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हो? विक्रम तिरछी मुस्कान के साथ बोला, फाइनली तुम्हारी मुंह से कुछ तो निकला, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगा। रिया विक्रम को देखते हुए बोली, ऐसा लगता है जैसे आपने चश्मिश को डराया है। विक्रम अपनी आंखें छोटी करके बोला, क्या मैं तुम्हें अपनी शक्ल से ऐसा लगता हूं कि मैं किसी को धमकी दे सकता हूं? रिया एटीट्यूड में बोली, शक्ल से तो आप एक नंबर के गुंडे ही लगते हो, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो तो मान लेती हूं। विक्रम घुरकर रिया की तरफ देखता है। विप्लव आरू को देखते हुए बोला, एक दिन देखना, तुम रोओगी जरूर मुझे याद करके कि मेरे जैसे क्यूट लड़के को छोड़कर तुमने इनके जैसे आदमी को अपने लिए चूज कर लिया। रिया विप्लव के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, वापी रोना बंद कर, दुनिया में बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां हैं। विप्लव मासूम सा चेहरा बनाकर रिया की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन मैंने देखी नहीं ना अच्छी अच्छी लड़कियां, अगर मुझे मिल जाती तो मैं शादी कर लेता। रिया एक गहरी सांस लेकर बोली, तुमसे कुछ कहना ही मूर्खता है, इसलिए चलो पार्टी एंजॉय करते हैं। विप्लव एक नज़र विक्रम और आरू पर डालने के बाद रिया के साथ वहां से आगे की तरफ चला जाता है। विक्रम आरू के हाथ को पकड़कर बोला, चलो मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूं। आरू विक्रम से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूं, आप क्यों मुझसे बार बार आकर इस तरीके से बदतमीजी करते हो? विक्रम आरू के हाथ को मजबूती से पकड़कर बोला, मैंने बदतमीजी की नहीं है, लेकिन मुझे बदतमीजी करना बहुत अच्छे से आता है, इसलिए चलो मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूं। इतना कहकर विक्रम आरू को खींचते हुए अपने कमरे की तरफ ले जाता है। आरू मन में विक्रम को कोसते हुए बोली, हे भगवान, सच में मेरा दिमाग खराब था उस दिन जो मैं लेट कॉलेज पहुंची। अगर ना मैं लेट कॉलेज पहुंचती और ना ये पागल आदमी मेरे पल्ले पड़ता, कैसे पीछा छुड़ाऊं मैं इससे? लेकिन विक्रम उसकी सोच से अनजान आरू को खींचते हुए कमरे की तरफ ले ही आता है। विक्रम कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर आरू को पूरा कमरा दिखाते हुए बोला, कैसा है मेरा कमरा? आरू एक नज़र विक्रम के कमरे को देखकर बोली, अच्छा है, लेकिन आप मुझे क्यों दिखा रहे हो? विक्रम तिरछी मुस्कान के साथ बोला, क्योंकि शादी के बाद हम दोनों इसी कमरे में रहेंगे, सिर्फ एक हफ्ते के लिए, फिर मैं तुम्हें अपने बंगलो लेकर चलूंगा, जो कि इंदौर में है। आरू अपनी आंखें बड़ी करके बोली, क्या कहा शादी? आपके दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है क्या? मैंने कब कहा कि मुझे आपसे शादी करनी है? मैं यहाँ शादी करने नहीं आई हूँ, अपना करियर बनाने आई हूँ। विक्रम अपने दोनों हाथ बांधकर आरू को घूरते हुए बोला, शराफत के साथ रिश्ता लेकर आ रहा हूं, तो तुम्हें मजा नहीं आ रहा है क्या? क्या तुम कोई साउथ की मूवी की तरह एक्शन चाहती हो? आरू एक गहरी सांस लेकर बोली, मैं अगर। विक्रम आरू की बात को बीच में काट कर बोला, तुम अगर कुछ चाहो तो भी नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर जो करना है सिर्फ मैं करूंगा। आरू विक्रम को देखते हुए बोली, देखिए। विक्रम फिर से बोला, तुम देखने का मौका ही कहाँ दे रही हो जो मैं कुछ देखूंगा? आरू गुस्से में चिल्लाकर बोली, आप कितने बेशर्म हो? विक्रम कुछ सोचकर बोला, ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैं कितना बेशर्म हूं, लेकिन बहुत जल्दी पता चल जाएगा। आरू कमरे से बाहर जाने की कोशिश करते हुए बोली, आपका और मेरा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए दोबारा मेरा पीछा मत कीजिएगा। विक्रम आरू के हाथ को पकड़कर खींचता है तो आरू सीधा उसके सीने से जा लगती है। विक्रम अपना हाथ आरू के गोरे कमर पर रखते हुए बोला, मेरा नाम विक्रम भाटिया है, मुझे जो पसंद हो मैं उसे हासिल करके रहता हूँ, चाहे प्यार से चाहे जबरदस्ती। शराफत से तुम्हें मैं सीधा एक रिश्ता दे रहा हूँ, अपना लो, खुश रहोगी मेरे साथ? आरू घबराई हुई नजर से विक्रम को देखते हुए बोली, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। विक्रम हल्का सा झुककर आरू के गले पर बाइट करता है तो आरू की चीख निकल जाती है। विक्रम बाइट किए जगह पर सक करते हुए बोला, मैंने ज्यादा जोर से काटा क्या? आरू अपनी आंखों में नमी लिए विक्रम की तरफ देखते हुए बोली, आप हमेशा बिना मेरी मर्जी के मेरे करीब आते हो और आप चाहते हो कि मैं आपके साथ किसी रिश्ते में रहूं।
विक्रम आरू की आंखों में देखते हुए बोला, किसी रिश्ते में नहीं कह रहा, हस्बैंड एंड वाइफ के रिश्ते में कह रहा हूं। आरू विक्रम को खुद से दूर करते हुए बोली, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उस रिश्ते में भी आप बिना मेरी मर्जी के मेरे पास आओगे। विक्रम एक गहरी सांस लेकर बोला, अपना चश्मा निकालो। आरू कंफ्यूजन में विक्रम को देखते हुए बोली, क्यों? विक्रम आरू के चश्मे को निकालकर अपने बिस्तर की तरफ फेंक देता है और आरू को कमर से पकड़कर उसके होठों पर किस करने लगता है। आरू आंखें बड़ी करके विक्रम को देखने लगती है और वही विक्रम बस आरू को किस कर रहा था। करीब 5 मिनट के किस के बाद विक्रम आरू से दूर होकर बोला, इल्जाम तो मुझ पर लगा चुकी हो, करने में मुझे शर्म नहीं आती। आरू विक्रम को खुद से दूर धकेलकर बिना चश्मे को लिए कमरे से बाहर भाग जाती है। विक्रम मिरर की तरफ फिरकर अपने होठों को देखता है जिसमें आरू के लिपस्टिक लगे हुए थे। विक्रम अपने होठों को साफ करते हुए बोला, फ्लेवर बदलवाना पड़ेगा, मुझे पसंद नहीं आ रहा ये। इतना कहकर विक्रम आरू के चश्मे को उठा लेता है और अपने पॉकेट में डालकर कमरे से बाहर आ जाता है। इधर वैशाली और वीर कोने में खड़े बातें कर रहे थे। वीर वैशाली के चेहरे की चमक को देखते हुए बोला, तुम्हारे चेहरे की चमक बता रही है कि तुम काफी खुश हो अपने पति के साथ। वैशाली वीर की बात सुन हल्का मुस्कुराकर बोली, हम तो हमेशा से खुश थे, बस किसी का साथ चाहिए था और वो हमको मिल गया। वीर वैशाली के सर को थपथपाकर बोला, सब कुछ भूलकर आगे बढ़ जाओ वैशाली, बहुत खुश रहोगी। वैशाली वीर की तरफ देखते हुए बोली, उन लोगों का रिश्ता इस घर वालों से है, हम चाहकर भी सब कुछ नहीं भूल सकते। वीर वैशाली की बात पर बोला, कोशिश तो करो। वैशाली अपनी आंखें बंद कर लेती है, कुछ देर बाद खोलती है तो उसकी आंखें हल्की लाल हो गई थी। वैशाली वीर से कुछ कहती उससे पहले ही उसकी नजर अंदर आ रहे इंद्र मित्तल और रागिनी मित्तल पर जाती है। छोटी थी वैशाली जब उसने इंद्र मित्तल को देखा था, लेकिन कुछ बदलाव आए थे, लेकिन शख्सियत नहीं बदली थी। वीर वैशाली के नजरों को पीछा करते हुए इंद्र मित्तल की तरफ देखता है, उनके साथ में नित्या भी थी। तभी वैशाली के आंखों के सामने अमृत आ जाता है। वैशाली अमृत की तरफ देखती है तो अमृत उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। वैशाली अमृत की बात पर बोली, वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अमृत वैशाली की आंखों में देखता है, जिसमें साफ नजर आ रहा था कि वो अपने सवाल का जवाब जानना चाहती है। वीर भी अमृत की तरफ देखते हुए बोला, मित्तल परिवार यहाँ क्या कर रहा है? अमृत वीर की बात पर बोला, हमारे फैमिली रिलेटिव है वो सभी, उनका यहाँ आना जाना लगा रहेगा। वैशाली अमृत की बात सुनकर बोली, लेकिन तुमने नहीं बताया था कि वो यहाँ आने वाले हैं। अमृत वैशाली के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, वैशाली अपने आप को संभालो, घर में किसी को नहीं पता है कि तुम कौन हो, सिर्फ सम्राट को पता है। वैशाली अमृत की बात सुन अपनी आंखें छोटी करके बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? उस आदमी ने हमारी अम्मा को कोठे में ले जाकर बेच दिया, हमारा पूरा बचपन वहां बिता तो क्या हम भी कोठे वाले हो गए? अमृत वैशाली के हाथों को पकड़कर बोला, वैशाली मेरी बात को समझने की कोशिश करो, तुम शांत रहो, अभी घर वालों को एक दिन सब कुछ बताना होगा हमें। वैशाली अपना हाथ छुड़ाकर बोली, और अगर तुम्हारे घर वालों ने हमें नहीं अपनाया तो छोड़ दोगे हमको? अमृत वैशाली के हाथ को पकड़कर बोला, ऐसा कभी नहीं होगा, मेरे घरवाले इतने बुरे नहीं हैं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, फिलहाल शांत रहो प्लीज, अपने इमोशन को कंट्रोल करो। अमृत के बार बार ऐसा कहने पर वैशाली थोड़ा शांत होती है। तभी वहां पर खुशहाली आ जाती है और वैशाली की तरफ देखते हुए कहती है, हेलो वैशाली, कैसी हो तुम? वैशाली अपनी आंखें बंद करके धीरे से बोली, फिर आ गई सौतनिया। अमृत वैशाली को देखता है और खुशहाली से कहता है, हेलो खुशहाली। खुशहाली वैशाली की तरफ इशारा करते हुए बोली, इसे क्या हुआ, काफी मुरझाई हुई लग रही है। वैशाली खुशहाली को वीर से मिलाते हुए बोली, इनसे मिलो, हमरे भैया हैं। खुशहाली वीर की तरफ देखती है, वीर खुशहाली की तरफ देखता है और अपना सिर हिलाकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। खुशहाली वीर की तरफ अपना हाथ करते हुए बोली, हेलो माय नेम इज खुशहाली गोयनका। वीर खुशहाली के हाथ को एक नजर देखने के बाद अपने दोनों हाथ जोड़कर बोला, वीर सिसोदिया फ्रॉम बनारस। वैशाली अमृत को तिरछी नजर से घूरते हुए बोली, हम बता रहे हैं तुमको, अगर गले लगे ना तो हमसे एक हफ्ते दूर ही रहना। अमृत वैशाली की धमकी पर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता है और अपना सिर हिला देता है। खुशहाली वीर के हाथ को देखकर अपने दोनों हाथ जोड़कर बोली, संस्कृति अच्छी बात है। वीर वैशाली से बोला, यहाँ का फंक्शन पूरा हो चुका है, अब मुझे लगता है कि मुझे घर जाना चाहिए, मैं थोड़ा बोर हो रहा हूँ। वैशाली वीर की बात पर बोली, अभी कैसे रुको यार। अमृत वीर की तरफ देखते हुए बोला, वैशाली सही कह रही है, कुछ देर और रुक जाए।
वीर कुछ कहता उससे पहले ही माइक में विराट सबकी तरफ देखते हुए बोला, सगाई तो हो चुकी है लेकिन काफी रूखा सूखा लग रहा है। विराट की बात पर सभी लोग एग्री करते हैं। विराट सुधांशु की तरफ देखता है जो कि बैठा हुआ था, इसलिए विराट सुधांशु के पास जाकर कहता है, कुछ अच्छा सा सुना दो यार, सुना है तुम मल्टी टैलेंटेड हो। सुधांशु विराट की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोला, सॉरी, मुझे सिंगिंग नहीं आती। रिया सुधांशु के पास आकर बोली, इतना भी झूठ मत बोलो सिद्धू, हमने देखा है तुम अकेले में कोई सॉन्ग गुनगुनाते रहते हो, सुना दो यार। विप्लव भी सुधांशु के पास आकर बोला, रिया बिल्कुल सही कह रही है, मोटी कभी कभी तो अच्छी बातें करती है, सुना देना। अदिति भी सुधांशु की तरफ देखते हुए बोली, सिद्धू मेरे लिए प्लीज एक गाना सुना दो। शोभित अदिति के हाथ को पकड़कर बोला, मैंने तुमसे कहा था ना, भैया है तुम्हारा। अदिति शोभित की बात पर मुंह बनाती है और सब लोगों के बार बार अप्रोच करने पर सुधांशु सोना की तरफ देखने लगता है। सम्राट सुधांशु की नजर को सोना पर महसूस करके सोना से बोला, तुम्हारा चिपकू भाई तुमसे परमिशन मांग रहा है, दे दो वरना सबका दिल तोड़ देगा। सोना सम्राट को घूर कर बोली, आपको दिक्कत क्या है मेरे भाई से? सम्राट सोना को देखते हुए बोला, मुझे तुम्हारे भाई से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज हो जिससे मुझे गुस्सा आता है। सोना एक गहरी सांस लेकर सम्राट को इग्नोर कर सुधांशु से बोली, सिद्धू सभी लोग कह रहे हैं कोई अच्छा सा गाना गा दो। सुधांशु सोना की बात पर बीच में आ जाता है। विराट उसे माइक लाकर दे देता है। नित्या बड़े गौर से सुधांशु की तरफ देखने लगती है। सभी लोग सिर्फ सुधांशु को ही देखने लगते हैं। सुधांशु अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेता है और गाना शुरू करता है, कहानी सुनो जुबानी सुनो हाँ, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। सुधांशु के इस लाइन को गाते ही काव्या उसकी तरफ देखने लगती है। काव्या के जहन में सुधांशु और उसके कॉलेज टाइम के सीन आने लगते हैं, जब सुधांशु अक्सर काव्या के साथ घूमते हुए उस गाने को गाया करता था। कशिश काव्या के चेहरे की एक्सप्रेशंस को देखने लगता है, जो कि थे तो बिल्कुल अच्छे नहीं। सुधांशु अपनी आंखें खोलकर हल्की मुस्कान के साथ फिर से गाना शुरू करता है, कहानी सुनो जुबानी सुनो हाँ, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। सुधांशु मुस्कुराते हुए सोना के पास जाकर उसके आगे पीछे घूमते हुए गाने लगता है। अदिति मुस्कुराते हुए शोभित की तरफ देखती है, लेकिन बाकी सबकी नजर सुधांशु के चेहरे पर थी, जिसमें कोई इमोशन तो नहीं था, लेकिन उसकी आंखें बहुत बोल रही थी। सुधांशु की नजर काव्या पर जाती है, लेकिन वो अपनी नजरें काव्या से हटाकर अपनी आंखें बंद करते हुए फिर से गाने लगता है। सुधांशु के गाना खत्म करते हुए सभी लोग बिल्कुल शांत खड़े उसे देखने लगते हैं। सुधांशु अपनी आंखें खोलकर सब लोगों की तरफ देखते हुए बोला, यार कोई तो ताली बजाओ, मैंने इतना भी बुरा नहीं गाया। सुधांशु के इतना कहते ही सभी लोग क्लैपिंग करने लगते हैं। सुधांशु अदा के साथ बोला, थैंक यू सो मच। सोना सम्राट की तरफ देखते हुए बोली, देखा मेरा भाई कितना अच्छा गाता है। सम्राट सुधांशु को देखते हुए बोला, सच में बहुत अच्छा गाता है। सोना सुधांशु के पास आकर बोली, सिद्धू रात काफी हो गया, चलो तुम डिनर कर लो, वरना तुम बाद में खाते नहीं हो, और बाद में खाते हो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। सुधांशु सोना को गले लगाते हुए बोला, दीदी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं घर जाऊं क्या? सोना सुधांशु के पीठ को थपथपाते हुए बोली, खाना खा लो और आज यहीं रह जाओ, कल चले जाना। सुधांशु छोटा सा मुंह बनाकर बोला, यहीं पर तो रहता हूं, मैं चला जाऊंगा फिर कभी। सोना घूरकर सुधांशु की तरफ देखती है, जिस पर सुधांशु मुंह बनाते हुए कहता है, जब से आप उस बागर बिल्ले के साथ रह रही हो ना, उसी की तरह हो गई हो, किसी की बात ही नहीं सुनती, गुस्सैल हो गई हो बहुत ज्यादा। इसे कहते हैं संगति का असर होता है, वरना मेरी बहन कितनी शांत रहती थी। सम्राट आते हुए बोला, और अच्छे से बुराई कर लो। सुधांशु कुछ कहता उससे पहले ही चिराग वहां जाकर सुधांशु से बोला, तुम दोनों भाई बहन का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है। सोना डांस काफी अच्छा करती है और तुम गाते काफी अच्छा हो। सम्राट पलटकर चिराग की तरफ देखते हुए बोला, मिस्टर चौहान, मेरी नजर ही आप पर नहीं गई थी। चिराग सम्राट की बात पर बोला, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है मिस्टर ओबरॉय। सम्राट अपना सिर हिलाते हुए बोला, वैसे फंक्शन तो हो चुका है, खाना खाया या फिर नहीं? चिराग अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, अगर नहीं खाया रहूंगा तो क्या आप अपने हाथ से खिलाओगे? सम्राट अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर सोना से बोला, मैं जरा तुम्हारे टीचर से बात कर लेता हूं, तुम अपने भाई को खाना खिलाने ले जाओ। सुधांशु सम्राट की बात पर बोला, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं। सम्राट अपनी आंखें छोटी करके सुधांशु को घूरता है, जिस पर सुधांशु मुंह बनाते हुए सोना के साथ चला जाता है।
उन लोगों के जाने के बाद सम्राट चिराग को बड़ी बुरी तरीके से घूरते हुए बोला, मुझे अच्छे से पता है चिराग चौहान, पिछले 5 महीने से तुम मेरी वाइफ के पीछे स्पाई लगाकर उसके बारे में पता लगा रहे हो। चिराग सम्राट की आंखों में देखते हुए बोला, हम दोनों के बीच में तुम आए हो। सम्राट अपने दांत पीसकर बोला, एक तरफा प्यार में तुम पागल हो, तो तुम बताओ बीच में कौन आया है। मुझे लव ट्रायंगल बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए बेहतर होगा हम दोनों के बीच में आकर तमाशा करना बंद करो। चिराग तिरछी मुस्कान के साथ कहा, सब समय का खेल है सम्राट ओबरॉय, क्या पता आज तुम्हारी कल हमारी हो। सम्राट हल्का सा चिराग के पास आकर धीरे से कहा, क्या पता सारी खेल ही पलटाकर मैं तुम्हें खत्म कर दूं तो। अगर मैं अपनी बीवी के लिए अपने कजिन भाई की जान ले सकता हूं तो सोचो, तुम तो मेरे कुछ नहीं लगते, तुम्हें कौन सी मौत दूंगा। चिराग को अपनी रीढ़ की हड्डी पर ठंडक महसूस होती है। सम्राट तिरछी मुस्कान के साथ आगे कहता है, मुझे लड़ाई झगड़े नहीं पसंद, लेकिन लड़ाई खुद मेरी जिंदगी में आ जाते हैं क्योंकि मैं उन्हें बहुत पसंद हूं, इसलिए मैं उन्हें इग्नोर नहीं कर सकता। चिराग अपनी मुट्ठी मजबूती से भींचकर सम्राट से बोला, ये तो वक्त का खेल है। सम्राट हल्का हंसकर बोला, तुम कब से यही रट लगाए जा रहे हो, अगर मैं तुम्हें खत्म कर दूं तो वक्त अपना खेल कहां से खेलेगा, इसलिए अपने दिल को और अपने पैरों को मेरी बीवी से जरा दूर रखना, अदरवाइज आई डोंट थ्रेटन, आई टेक डायरेक्ट एक्शन। तभी वहां पर सोना आ जाती है। सम्राट का पूरा एटीट्यूड बदल जाता है और वो मुस्कुराते हुए सोना से कहता है, तुम्हारे भाई का हो गया खाना, जो तुम यहाँ पर अपनी दर्शन देने चली आए। सोना सम्राट की तरफ देखते हुए बोली, आप कुछ ज्यादा ही बात ही नहीं कर रहे हो आजकल, फंक्शन लगभग हो चुकी है, सभी लोग डिनर पर चल रहे हैं, आपको नहीं जाना है क्या। सम्राट अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ मुझे भी भूख लगी है। फिर चिराग की तरफ देखते हुए बोला, मिस्टर चौहान आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, चलिए डिनर के लिए चलते हैं। सोना भी चिराग की तरफ देखते हुए बोली, हाँ टीचर चलिए डिनर के लिए। चिराग सोना की बात सुन अपना सिर हिलता है और तीनों डाइनिंग की तरफ चले जाते हैं। इधर नैना पहले ही अपने डिनर पर लग चुकी थी, वो एक जगह बैठकर अपना डिनर मजे के साथ कर रही थी। तभी पीछे से डेविड आते हुए बोला, टेस्ट कैसा है। नैना ज्यादा डेविड पर ध्यान दिए बगैर बोली, अच्छा है। डेविड नैना के सामने आकर बोला, तो मुझे भी अपने हाथ से खिला दो। नैना अपनी नजरें उठाकर डेविड की तरफ देखती है तो उसकी निगाहें कुछ पल के लिए डेविड पर रुक जाती हैं। डेविड खुद को यूं घूरता हुआ पाकर बोला, हाँ मुझे पता है कि मैं खूबसूरत है, लेकिन बेशर्म की तरह एक गैर मर्द को देखना तुम जैसी सुंदर लड़की को शोभा नहीं देता। नैना डेविड की बात सुनकर होश में आती है और उसे इग्नोर करके फिर से अपना डिनर करने लगती है। खुद को इग्नोर होता हुआ देखकर डेविड नैना के सामने बैठते हुए बोला, तुम इस तरीके से खूबसूरत लड़के को इग्नोर नहीं कर सकती। नैना इरिटेट होकर बोली, 10 किलो का मेकअप चढ़ाकर मेरे सामने आए हो और कहते हो कि खूबसूरत हो, शर्म नहीं आती। डेविड अपनी आंखें बड़ी करके बोला, नेचुरल ब्यूटी है, जब से पैदा हुआ हूं इतना ही खूबसूरत हूं, हॉस्पिटल में नस भी फिदा हो गई थी मुझ पे। नैना अपना सिर हिलाते हुए बोली, तो जाकर नस के साथ फ्लर्ट करो, मेरे पास आकर मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो। डेविड नैना के खाने की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैंने कहा कि मैं भूख से त्रस्त हो चुका हूं, थोड़ा सा अपने हाथों से भोजन दान करके थोड़ी सी सुख समृद्धि हासिल कर लो। नैना कैटरिंग की तरफ इशारा करते हुए बोली, इतने सारे खाने भर भर कर पड़े हैं, जाकर प्लेट उठाओ, खाना डालो और जाकर खाओ, मेरे खाने पर मुंह क्यों मार रहे हो। डेविड अपनी आंखें छोटी करके बोला, बड़ी बदतमीज लड़की हो, यहाँ एक खूबसूरत सा लड़का तुमसे बात करने के लिए तड़प रहा है और तुम हो कि भाव खा रही हो। नैना अपनी रिंग फिंगर की तरफ इशारा करते हुए बोली, और मैं इस खूबसूरत लड़के से बात करने में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं रखती, क्योंकि मैं पहले से ही इंगेज्ड हूँ। डेविड तिरछी नजर से नैना के रिंग फिंगर को देखकर मुंह बनाकर बोला, श्राप है मेरा, 1 महीने में तुम्हारी सगाई टूट जाएगी। इतना कहकर डेविड उठकर दूसरी तरफ चला जाता है। नैना अपनी आंखें बड़ी करके जाते हुए डेविड को देखकर गुस्से से बोली, इस गधे की हिम्मत कैसे हुई ऐसी घटिया बात करने की, अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं उसकी जान ले लूंगी। इतना कहते हुए नैना अपना डिनर गुस्से में करने लगती है। इधर ओबरॉय फैमिली और मित्तल फैमिली के लिए टेबल साथ में अरेंज किया गया था, जहां पर सभी लोग आकर बैठे हुए थे। अदिति हमेशा की तरह खाने पर ज्यादा ध्यान दे रही थी, उसे किसी की नहीं पड़ी थी। शोभित समय समय पर उसके होठों पर लगे सब्जी के मसाले को नैपकिन से साफ कर रहा था। तभी सम्राट माइक लेकर सब लोगों की तरफ देखते हुए बोला, आज मेरे भाई की सगाई हो गई, लेकिन मैंने अभी तक उन्हें कोई तोहफा नहीं दिया। हाँ, वो जो चाहे वो मांग सकते हैं मुझसे, लेकिन जब अदिति हमारी जिंदगी में आई थी तब उसने मुझसे कहा था कि मैं उसकी खुशियों को वापस कर दूं,
एक माँ के प्यार की जगह दुनिया का और कोई दूसरा प्यार नहीं ले सकता, इस बात से हर कोई रूबरू है। अदिति अदिति सम्राट के मुंह से अपना नाम सुनकर खाना पीना छोड़कर उसकी तरफ देखने लगती है, जिस पर सम्राट उसे एंट्रेंस की तरफ इशारा करता है। सम्राट के इशारे पर सभी लोग एंट्रेंस की तरफ देखते हैं, जहां पर अदिति की मॉम खड़ी हुई थी। अदिति हैरानी से उन्हें देखने लगती है। शोभित की आंखों में भी खुशी थी। वो अदिति की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, कोकून भाई का गिफ्ट है, अपनी मॉम के पास जाओ। अदिति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जल्दी से अपना हाथ साफ करती है और दौड़कर मिसेज बंसल के गले लग जाती है। सभी लोग उन दोनों को देखकर ताली बजाते हैं। सोना, जो कि अपने और सम्राट के लिए थाली सजा रही थी, सम्राट के पास आकर बोली, क्या बात है, आपने मुझे भी नहीं बताया इस बारे में। सम्राट सोना की कमर पर हाथ रखकर बोला, अब तो बता दिया ना। सोना तिरछी नजर से सम्राट को देखते हुए बोली, और क्या क्या छुपा कर रखा है मुझसे। सम्राट कुछ सोचकर बोला, बहुत कुछ है, सस्पेंस। सोना अपनी आंखें छोटी करके बोली, कोई अगर आपके पास सस्पेंस रखे तो आपको गुस्सा आता है, और अगर आप सस्पेंस रखो तो। सम्राट सोना की बात को पूरा करते हुए बोला, मजा आता है। सोना सम्राट के हाथ को अपने कमर से हटाते हुए बोली, आंटी से मिलकर आने दीजिए। सम्राट सोना के हाथ को पकड़कर बोला, किसी और के लिए खुद को नहीं छोड़ने दूंगा। सोना पलटकर सम्राट को घूरती है, जिस पर सम्राट मुस्कुराकर कहता है, तुम भी क्या याद करोगी, सम्राट ओबरॉय ने तुम पर उपकार किया। सोना अपना सिर हिलाकर बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर ओबरॉय। सम्राट सोना की बात पर उसे इग्नोर कर देता है, तो सोना आंखें बड़ी करके उसे देखती है और मुस्कुराते हुए अदिति की मॉम की तरफ चली जाती है। सम्राट अपनी नजरें घुमाकर इंद्र मित्तल की तरफ देखता है, जिसके चेहरे के तोते उड़े थे। अदिति के मॉम को देखकर सम्राट होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। इधर अदिति अपनी मॉम से शिकायत करते हुए बोली, आप कहाँ चली गई थी, आपको कितना ढूंढा मैंने, पता है पूरे 3 दिन तक भूख से मर रही थी मैं। आपने कहा था पापा के पास जाना है, लेकिन पापा तो हमें छोड़कर चले गए ना। अदिति की मॉम निधि जी अदिति के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, शांत हो जाओ बच्चा, मम्मा वापस आ गई है ना। अदिति रोते हुए फिर से निधि जी को कसकर गले लगाकर बोली, आप मुझे फिर से छोड़कर तो नहीं जाओगी ना, वरना मैं भी कहीं चली जाऊंगी आपको छोड़कर, ढूंढते रह जाना आप। विप्लव रिया के कंधे पर सर रखकर अदिति को रोता हुआ देख रहा था। उसकी भी आंखों में आंसू आ रहे थे। रिया विप्लव के सिर को थपथपाते हुए बोली, वापी तुम क्यों रो रहे हो, देखो बनी को उसकी मॉम मिल गई ना। विप्लव रिया के दुपट्टे में अपने नाक को साफ करते हुए बोला, बनी हमें छोड़कर तो नहीं चली जाएगी ना। रिया विप्लव के हाथ से अपना दुपट्टा छीनते हुए गुस्से से बोली, गधा, नाक साफ करना है तो नैपकिन यूज करना, मेरा दुपट्टा क्यों गंदा कर रहा है। विप्लव नाराजगी से बोला, खुदगर्ज औरत, अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए तुम इतना नहीं कर सकती। रिया विप्लव को घूरते हुए बोली, अपना के 2 कौड़ी का डायलॉग अपने पास रख। विप्लव मुंह बनाते हुए अपना नाक नैपकिन से साफ करता है और अदिति की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। वही शोभित की दिल की धड़कनें विप्लव की बातों को सुनकर बढ़ गई थी। अमृत शोभित के चेहरे पर घबराहट देखकर बोला, क्या हो गया शोभित। शोभित अपने आप को नॉर्मल करते हुए अमृत से बोला, कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अमृत शोभित की बात पर अपना सिर हिला देता है और निधि जी की तरफ देखने लगता है। इधर सम्राट अपने कुर्सी पर बैठता है, उसके बगल में सुधांशु बैठा उसकी तरफ देखते हुए बोला, इस बार आपने कौन सा ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। सम्राट सुधांशु की बात पर तिरछा मुस्कुराकर बोला, ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ा है ना कि देखो इंद्र मित्तल की हवाएं उड़ चुकी हैं। सुधांशु तिरछी नजर से इंद्र मित्तल को देखने के बाद सम्राट से बोला, आप जैसे बेदिल इंसान से और कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती। सम्राट सुधांशु पर कटाक्ष करते हुए बोला, तो तुम क्या चाहते हो, किसी एक के लिए मैं पागल हो जाऊं तुम्हारी तरह। सुधांशु सम्राट की बात पर बोला, किसी एक से चाहत करके देखिए, जो सुकून मिलेगा ना वो कहीं ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। सम्राट अपनी आंखें छोटी करके बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं हर लड़की पर मुंह मारता हूं। सुधांशु अपने कंधे उचकाते हुए बोला, आई डोंट नो कॉज आई एम नॉट श्योर, लेकिन हो सकता है। सम्राट फोग उठाकर सुधांशु को धमकाते हुए बोला, देख रहे हो गले में घुसा दिया ना तो बोलने लायक नहीं रहोगे, फिर तुम्हारी कहानी सुनने वाला कोई नहीं होगा। सुधांशु सम्राट को उकसाते हुए बोला, आप में हिम्मत है तो मुझे जरा हाथ लगाकर दिखाए, मेरी बहन आपको लात से मारेगी। सम्राट आ रही नित्या की तरफ एक नजर देखकर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, फिलहाल के लिए तो तुम कुछ खाओ। सुधांशु कंफ्यूजन में सम्राट की तरफ देखता है और पलट कर आ रही नित्या की तरफ वो सम्राट को बुरी तरीके से घूरने लगता है।
नित्या सुधांशु के बगल में आकर बैठते हुए बोली, तुम काफी अच्छा गाते हो सिद्धू। सुधांशु नित्या की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, थैंक यू। वैसे तुम भी आज प्रीटी लग रही हो। नित्या थोड़ी हैरान होकर बोली, मेरी तारीफ? थैंक यू सो मच। सुधांशु आगे और कोई भी बात नहीं करता और चुपचाप अपना डिनर करने लगता है। नित्या भी ज्यादा कुछ नहीं कहती और अपने डिनर पर फोकस करने लगती है। इंद्र मित्तल की आंखें निधि जी को देखकर क्यों बढ़ी ही गई। क्या दोनों का है कोई पुराना रिश्ता? डेविड और नैना की पहली मुलाकात क्या असर छोड़ जाएगी नैना की जिंदगी में? क्या शोभित का डर सच हो जाएगा? आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए।